नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं संख्या पद्धति की तीसरी वीडियो को लेकर के। तो जो वीएस विद्यापीठ की तरफ से सिलेक्शन बेस्ड सीरीज चलाई जा रही है उसमें मैथ की ये तीसरी वीडियो है। तो संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चनों को हम कर चुके थे, तो जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो को नहीं देखे पहले वो जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो कर रहे थे पिछली वीडियो में, जो क्वेश्चन हम देख चुके थे उससे आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं की बात हम कर चुके थे। उसके साथ साथ हम दशमलव प्रसार को देख रहे थे। तो दशमलव प्रसार में हमने पढ़ा था कि दशमलव प्रसार जो होता है दो टाइप का होता है, या तो वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार की हम बात कर रहे थे। दशमलव प्रसार जो था वो दो टाइप का था, शांत और अशांत। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का, या तो शांत या अशांत। अब हम देखते हैं सर शांत क्या होगा और अशांत क्या होगा। तो दशमलव प्रसार का मतलब जब आप किसी संख्या में भाग देते वो भाग दशमलव में जा रहा है, और यदि वो भाग कंप्लीट हो जाता है दशमलव के बाद तो वो तो कहलाता है शांत, उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। और जो भाग कंप्लीट नहीं होता है उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत। जैसे मान लो हम 23 में 5 का भाग दे रहे हैं, तो 23 में 5 का भाग जब देंगे तो होगा 5 चौके 20, 3 दशमलव लगाएंगे 30, और ये हो गया 5 अंक 30, यानी कि भाग कंप्लीट हो गया पॉइंट के बाद। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है, शांत है। और जो दशमलव प्रसार या दशमलव के बाद कंप्लीट नहीं होता है वो होता है अशांत। जैसे मैं लिखूं 1.234 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। और मैं लिखता हूं 1.567, इसके आगे डैश डैश नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया दशमलव के बाद, ये कैसा है, शांत। तो जिसके आगे डैश डैश लगा होगा वो अशांत, जिसके आगे डैश डैश ना लगा हो वो शांत। उसके बाद जो अशांत दशमलव प्रसार है वो फिर आगे दो भागों में हम उसको देख सकते हैं। अशांत दशमलव प्रसार आगे दो भागों में देख सकते हैं, या तो वो आवर्ती होगा या वो अनावर्ती होगा। या तो दशमलव प्रसार आवर्ती होगा या दशमलव प्रसार अनावर्ती होगा। आवर्ती का मतलब जैसे सर 2.3 इसके बाद 3 3 रिपीट होने लग जाए अनंत तक, ये तो है आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आना। और अनावर्ती जिसमें दशमलव प्रसार में रिपीटेशन ना हो और अनंत तक जाए वो कैसा, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत वो होता है जो अनंत तक जाए। फिर अनंत तक जाने वाला भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो रिपीटेशन दोहराता हो वो आवर्ती, जो रिपीटेशन नहीं दोहराता हो वो अनावर्ती। तो ये था शांत और अशांत। अब इसमें एक लाइन और ध्यान रखना शांत वाले में, अगर कोई बटे की संख्या आपके सामने लिखी हुई है तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। जैसे 2/3, 3/5, 7/11, 7/2, 7/7 गुणा 5, इस प्रकार से हम इनको देख करके बता सकते हैं। हमें भाग नहीं देना, बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो 2 में जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हर का मान देखना है। हर में यदि 2 गुणा 5 यानी कि या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों ही आ जाए, यानी कि बटे में या तो 2 होना चाहिए ये 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 2 और 5 है जब तो क्या होगा, शांत। अगर बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है तब कैसा होगा, अशांत। तो यहां पर देखिए बटे में 3 है तो सीधा सा मतलब है कैसा हो गया, अशांत, क्योंकि बटे में 2 और 5 के अलावा और कुछ मान्य नहीं। इसके बटे में 5 है तो कैसा हो गया, शांत। जिसके बटे में 2 या 5 दिख जाए वो शांत। बटे में 11 है तो कैसा है, अशांत। बटे में 2 है तो कैसा है, शांत। यहां देखिए बटे में 7 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, लेकिन उसने लैंग्वेज ऐसी लिखी कि 7 से 7 कट जाएगा। बटे में ओनली कितना बचा, 5, इसका मतलब ये कैसा हो गया, शांत। तो बटे में या तो 2 होना चाहिए या फिर बटे में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ और होता है तो वो अशांत, और केवल 2 और 5 होता है तो शांत। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं
एक चीज और बता देता हूं शांत अशांत वाली, आप बटे की कोई सी भी संख्या लिख दो, यदि वो अशांत है, फिर आप कहोगे सर ये कैसे पता करें बटे को देख करके ही कि वो आवर्ती है या फिर अनावर्ती है। तो ध्यान रखना, बटे की कोई सी भी संख्या यदि आपके सामने लिखी है, यदि वो अशांत है तो वो हमेशा क्या होगी, आवर्ती होगी। अनावर्ती वाली संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्यों? देखो जो अनावर्ती वाली संख्या होती है, ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, जो अशांत अनावर्ती होता है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। अब आप बताओ क्या अपरिमेय संख्याओं को बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो अपरिमेय संख्याओं को बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अगर ये बटे के रूप में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, परिमेय। परिमेय है तो क्या ये अनावर्ती हो सकती है? नहीं हो सकती। बटे वाली संख्या यदि अशांत है तो वो फिक्स है कि क्या होगी, आवर्ती होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चन अब आपको देख करके आंसर बताने हैं कि सर इनके आंसर क्या क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 4 लाइनें लिखी हुई है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहली लाइन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार समाप्त होता है, यानी कि शांत होता है, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि आप अगर परिमेय है तो सामने वाला शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी काम को करते हैं, सामने वाला शांत है ये तो ठीक है, लेकिन आप बार बार उसी काम को करते हैं, यानी कि आप बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। आप क्या करते हैं, आवर्ती करते हैं। आप क्या हो गए, अशांत हो गए। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती वाली भी तो होती है, यानी कि आप बार बार उस काम को दोहरा रहे हैं, बार बार उस काम को कर रहे हैं। तो यदि आप किसी काम को बार बार करते हैं, दोहराते हैं, अशांत आवर्ती करते हैं, तो वो संख्या परिमेय होगी। कैसी होगी, परिमेय। अशांत है तो कहां तक जाएगी, अनंत तक। यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती भी हो सकता है, हमने अभी पढ़ा है। अशांत आवर्ती मतलब जो कहां तक जाए, अनंत तक जाए। पहली लाइन कहती है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होगा, कोई जरूरी थोड़ी है, अनंत तक भी तो जा सकता है। कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। हम अगर किसी चीज को देखकर शांत हैं, हम अगर परिमेय हैं, तो जरूरी नहीं है हमेशा ही हम समाप्त होंगे, हमेशा ही शांत होंगी। कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए कि हम विकराल रूप ले ले और हम क्या हो जाएं, अशांत हो जाएं, तो भी हम परिमेय कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि आवर्ती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आवर्ती, रिपीटेशन होना चाहिए। तो आप अशांत होते हुए भी क्या हो जाओगे, परिमेय हो जाओगे। आप गलत होते हुए भी क्या हो जाओगे, सही हो जाओगे। आपके पास क्या होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए सही होने का। यदि आप गलत है तो आप गलत होते हुए भी सही माने जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता है। तो वही यहां पर है, अगर आप अशांत हैं तो आप अशांत होते हुए भी परिमेय हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आप अशांत होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए। तो पहले वाला कथन तो गलत है। यह कहता है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार समाप्त होता है, तो कोई जरूरी नहीं है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समाप्त होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, अनंत तक भी जा सकता है। दूसरी लाइन देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है। कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार हमेशा अनंत तक जाएगा, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो समाप्त जाने की, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है हर बार असमाप्त हो, हर बार अशांत हो, ये भी जरूरी नहीं है हर बार शांत हो। हम हर बार शांत रहे ये भी जरूरी नहीं है, और हम हर बार अशांत रहे ये भी जरूरी नहीं है। कंडीशन पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं। तो परिमेय संख्या जो है वो हमेशा शांत हो ये भी जरूरी नहीं है, हम हमेशा अशांत हो ये भी जरूरी नहीं है, कि अब तक किस टाइम पर आकर हम अशांत हो जाएं। ठीक है, तो ये दोनों तो कथन सत्य नहीं है। एक ने बाउंडेशन कर दिया कि आप अशांति रहते हो, सर क्यों रहता हूं अशांत, भाई शांत करो हो जाएंगे। दूसरा कहता आप तो शांति रहते, क्यों रहते शांत, हमारी शांति को भंग करो हम अशांत हो जाएंगे। तो ना तो हम हमेशा शांत हैं ना हम हमेशा अशांत हैं, ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि मैं कब तो शांत हूं और मैं कब अशांत हूं।
तो जैसा आप चाहते हो हम ऐसा हो जाएंगे, यही तो परिमेय संख्या है। तो दोनों कथन गलत है। जरूरी नहीं है मैं हमेशा शांत रहूं, जरूरी नहीं है मैं हमेशा अशांत रहूं। तीसरी लाइन क्या कहती है, एक ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है। एक ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है। देखो जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए, जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए वो संख्या क्या हो जाएगी, शांत। शांत संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय। तो ये कह रहा है कि वो ए परिमेय है, तो ए परिमेय तो हो ही नहीं सकती। तीसरा कथन भी गलत है। ये कहता है ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है। ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब से शांत होने लग गया, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए वो तो परिमेय की श्रेणी में आता है, ए परिमेय की श्रेणी में नहीं आता है। अगला, एक ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ए समाप्त होता है, यहां तक ठीक है। अभी बताया आपको अशांत में दो तरीके के होते हैं, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती मतलब रिपीटेशन यानी कि दोहराना, वो तो परिमेय में जाता है। ये हम पहली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने पहली वीडियो को नहीं देखा वो जाकर के पहली वीडियो को अच्छे से देख ले कि सर ने पहली बार जब पहली वीडियो में समझाया परिमेय परिमेय के बारे में, तो वहां से जब अच्छे से देखें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ध्यान रखना, सीधी अगर आप हमारी तीसरी क्लास को देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कम समझ आए, तो पहले पहली वीडियो फिर दूसरी क्रम वाइज देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमने वहां पर समझा रखी है। तो यहाँ पर जो चौथी लाइन कहती है कि ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ए समाप्त है। ए समाप्त दो प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती वाला परिमेय होता है, अनावर्ती वाला जिसमें रिपीटेशन ना हो वो ए परिमेय होता है। तो इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं कि उसने क्या कहा है। ए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ए समाप्त, यहां तक तो ठीक है, समाप्त नहीं होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। दोहराव रहित, दोहराव रहित का मतलब जिसमें दोहराव ना हो, तो यही तो चाहिए हमें। अशांत का मतलब क्या है, देखो जो बंदा शांत हो जाए वो एक से खुश है। जो बंदा अशांत है वो कहता है नहीं, एक बार अब आप हटो, अब दूसरा, दूसरा हटो, अब तीसरा, अब चौथा, पांचवा। कैसा है वो अंदर से अशांत, उसको मन को शांति नहीं मिल रही। तो अशांत हमेशा कैसा होता है, पहली बात तो जो बंदा अशांत है, जिसको शांति नहीं मिली वो रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं तो कहां तक जाएगा, अनंत तक। फिर एक पर नहीं रुकेगा, एक के बाद दूसरा, दो के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कहने का मतलब वो पुनरावृत्त दोहराएगा नहीं कि आप आए फिर दोबारा आ जाओ, नहीं। एक आया अब दूसरा आओ, यही तो अशांति है। यानी कि वो बंदा कैसा है, अशांत, जो ना तो रुकेगा, रुकेगा ही नहीं, कहां तक जाएगा, अंत तक। उसके बाद आवर्ती भी नहीं करेगा, दोहरान भी नहीं करेगा। तो वो संख्या क्या होती है, अशांत, अनावर्ती। और उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ए परिमेय संख्या कहते हैं। उसी संख्या को क्या कहते हैं, ए परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और ए परिमेय, शांत वाले में ध्यान रखना। देखो परिमेय तो ये मान लो कि मैं हूं, जो आपके सर है वो परिमेय है, वो कैसे है, परिमेय है। अब आप ये देख लो कि मैं कैसा हूं। मैं कंडीशन के हिसाब से शांत भी हो सकता हूं, जब मुझे लगे कि शांत रहना चाहिए। मैं कंडीशन के हिसाब से अशांत भी हो सकता हूं। लेकिन अशांत वाले में से कौन सा, आवर्ती वाला, जिसमें दोहरान होता हो। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो मैं अशांत हो जाऊंगा, मैं शांत नहीं रहूंगा। लेकिन अगर वो गलती बार बार करता है तो मैं अशांत हो जाऊंगा। एक दो बार की चल जाएगा, बार बार पुनः दोहराना तो मैं कैसा हो जाऊंगा, अशांत। अगर एक बार ये गलती, फिर अलग गलती, गलती अलग अलग गलती करता गया तो वो अशांत होना उस पर, तो वो तो कौन सा है फिर, ए परिमेय, वो मैं नहीं। ठीक है, तो समझ आया, या तो मैं शांत होऊंगा या अशांत होऊंगा। मैं अशांत कब होऊंगा, जब बार बार पुनरावृत्ति हो, जब गलती बार बार की जाए तो वहां पर मैं अशांत होऊंगा। और मैं क्या हूं, परिमेय। यानी कि परिमेय संख्या शांत हो सकती है, परिमेय संख्या अशांत तो हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब बार बार गलती का दोहरान किया जाए। तो यदि दोहरान नहीं हो, अनावर्ती हो, दोहराव रहित हो, असमाप्त हो, वो क्या होती, ए परिमेय संख्या होगी। तो चारों चीजें मेरे हिसाब से दशमलव प्रसार में अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय होता है, कौन सा दशमलव प्रसार ए परिमेय होता है। शांत वाला दशमलव प्रसार परिमेय होता है, अशांत वाला दशमलव प्रसार परिमेय भी हो सकता है और ए परिमेय भी हो सकता है। परिमेय होगा जब वो दोहरान करेगा, ए परिमेय होगा जब वो दोहरान नहीं करेगा। बस इतना सा ध्यान। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके हैं कि अभाज्य कौन सी होती है, अभाज्य पढ़ चुके हैं, भाज्य पढ़ चुके हैं और सह अभाज्य पढ़ चुके हैं। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी अन्य से भाग ना जाए, जो एक से खुश है।
या तो स्वयं से खुद खुश है या फिर एक से खुश है, वो तो होती है अभाज्य, जो किसी दूसरे के भाग्य में ही ना हो। अभाग्य नहीं, अभाज्य। और भाज्य जो सबसे कट जाए। एक आया तू भी काट ले भाई, खुद से तो कटेगा ही, कोई और आके मैं भी काट लो, तू भी काट ले भाई। जो आया जिसका मन किया वो काट के चला गया, वही तो भाज्य है। और जो सिर्फ एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, या तो खुद को मैं ही मार सकता हूं या मुझे सिर्फ एक ही मार सकता है बस, वो कैसी संख्या? अभाज्य। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको भी पिछली वीडियो में आप देखना, उसके हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 2। देखो 2 या तो एक से कटेगी या सिर्फ स्वयं 2 से कटेगी बस। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसके बाद 3, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 4 के अलावा 2 से भी कट गई। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले उनको देख लीजिए। उन वीडियो को देख करके उसके बाद यहाँ जब क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका जो अंदर का जो आपका गीदड़ सोया हुआ है, शेर नहीं गीदड़, उसको जगाओ पहले। जब वो बार बार इन क्वेश्चनों करेगा, बार बार इनको पढ़ेगा, फिर वो शेर की श्रेणी में आएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताओ प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? जिन्होंने पिछली वीडियो देखी वो तो तुरंत बता देगा, जिन्होंने पीछे का नहीं देखा आगे का क्या करेगा? होगा ही नहीं। पहले पीछे का देख के आओ, फिर करो आगे कैसे होगा। तो देखो, अगर जिसने पीछे का अच्छे से देख लिया ना, उसको आगे करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इस विधि को आप कहीं भी अप्लाई कर लेना, गलत होगा ही नहीं। तो कीजिए, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी वो इसको तुरंत बता देगा सर कितने होते हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो सोचेगा क्या होता है। देखो, वैसे मैं अभी बता चुका हूं, अभाज्य संख्या या तो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी बस। या तो मैं खुद से कटूंगा या सिर्फ तुझसे कटूंगा बस। या मैं या तू, हमारे बीच में कोई नहीं। वो कौन सा? अभाज्य संख्या। तो यदि वो अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 2 ही संख्या है जो उसको काट सकते हैं, या तो मैं खुद कटूंगा या तू ही काट सकते हैं मुझे। तो कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। तो आप अब खुद के बारे में विचार कर लेना कि आपको भाज्य बनना है या आपको अभाज्य बनना है। भाज्य बनोगे तो जो आएगा वही काट देगा, अभाज्य बनोगे तो एक से तो कटो, एक से तो कटना पड़ेगा आपको। सर ऐसा बना दो एक कोई भी ना काटे, ऐसा थोड़ी है, एक तो आएगा, एक से तो कटना पड़ेगा, कितने जोर लगा लो। हाँ, भाज्य बनोगे तो सब काट जाएंगे। अब वो आपकी मर्जी, आपको कैसा बनना है। तो अभाज्य में ध्यान रखना, अभाज्य में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। भाज्य में कम से कम 3 होंगे, 2 तो है ही, एक और स्वयं। एक और काटेगा जब भी तो भाज्य बनेगा, उसके अलावा हो सकता है पूरा गांव ही काट दे, तो वो कौन सा? भाज्य। भाज्य के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। ये देखिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब कहेंगे सर प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृत संख्या देखनी है तो पहली वीडियो पर चले जाओ, प्राकृत संख्या क्या होती है। ये 2 लगातार प्राकृत संख्या चाहिए। देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। अब आपको 2 प्राकृत संख्याएं उठानी है लगातार वाली, कोई सी भी उठा दो, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी 2 संख्या उठाकर देख सकते हैं। वो सदैव होती है खालिस्तान। क्या होती है चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या मैं पहले बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में देखनी पड़ेंगी। पहले पीछे का देखो फिर आगे का करो, सीधा आगे करने जाओगे तो मार खा जाओगे। तो एक बार अच्छे से देखो पहले कि कितना दम है इसमें, फिर करना उसको। तो सह अभाज्य संख्या की 2 प्राकृत, जैसे कोई सी भी संख्या लिखूं 3 और 4, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या हो गई। अब ये सह अभाज्य है या फिर सह अभाज्य नहीं है, तो थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में। सह अभाज्य क्या होता है? संख्याओं का ऐसा जोड़ा, 2 ऐसी संख्याएं जो आपस में ना कटती हो, जिनको हम आपस में काट ना सके। यानी कि शादी तो हो गई पर मियां बीवी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। 2 मियां बीवियों का ऐसा जोड़ा जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटते, बात तक नहीं करते, वो जोड़ा क्या कहलाता है? सह अभाज्य जोड़ा। यानी कि साथ में तो है, सह का मतलब साथ, लेकिन अभाज्य की तरह है। अभाज्य मतलब जो कटना ही नहीं चाहता आपस में। तो ऐसा जोड़ा जो आपस में किसी भी संख्या से ना कटे, सह अभाज्य। तो देखिए, कोई सी 2 संख्या उठा लो क्रमागत वाली प्राकृत,
3 और 4, बताओ काटो 3 और 4 को, किससे कटता है? नहीं कटेगा सर। 1 और 2 किससे कटेगा? नहीं कटेगा सर। 5 और 6, कोई सी दो संख्या, 21 और 22, कोई सी भी दो संख्या उठा लो, कटेगा ही नहीं। तो दो संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं, क्रमागत प्राकृत संख्या, कोई सी दो संख्या उठा करके देख लो। तो इसका मतलब ये संख्याएं कैसी हो गई? सदैव सह अभाज्य संख्याएं हो गई। कैसी संख्या हो गई? सदैव सह अभाज्य संख्या हो गई। शादी करके ऐसा जोड़ा जो आपस में एक दूसरे को काटे ही ना। शादी तो हो गई, सह गुना साथ तो है, लेकिन किसकी तरह है? अभाज्य की तरह। अब ये मत कहना सर दो शादी हो गई आपस में नहीं कटते, आपस में बात नहीं करे, दूसरा काट देगा, ऐसे भी नहीं है। आपस में ही कटेंगे जिस दिन कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। और ये ऐसे ना तो आपस में कटेंगे ना कटने देंगे, ना तो जीऊंगा ना जीने दूंगा, उस वाली रणनीति पर चलते हैं। तो कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। तो आपकी यदि शादी हो तो कैसे बन जाना? सह अभाज्य बन जाना, ना तो कटना और ना कटने देना। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 3 और 4 दोनों कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। 3 और 4 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सर ये आपस में नहीं कटते, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी शादी हुई आप आपस में नहीं कटते, मतलब आप सह अभाज्य हो, लेकिन अगर आपने इसको अकेला छोड़ दिया ना तो फिर कोई ना कोई काट जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, अगर आपका जोड़ा किसी से नहीं कटता है लेकिन साथ में है जब, तो आपस में नहीं कटते हो, लेकिन अकेला छोड़ दिया तो कोई और काट जाएगा। जैसे 3 और 4 है दो संख्या, ये आपस में तो नहीं कटती हैं, आपस में तो सह अभाज्य है, यानी कि आपस में तो कैसी है? को प्राइम नंबर है। जब इनकी आपस में तुलना होगी जब तो ये को प्राइम नंबर है। लेकिन यदि आप इसको सिंगल छोड़ दो 4 को, अब ये 2 से कट जाएगा अकेला, तो 4 किसी और के साथ मिलके कट जाएगा, जैसे 4 6 के साथ मिल गया। तो ये आपस में तुलना करें जब को प्राइम है, अलग कर दी तुलना तो ये कुछ भी हो सकता है। तो सह अभाज्य संख्या जो आपस में कटे ना, तो दो प्राकृत संख्याएं क्रमागत यदि आप लेते हैं तो वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला ऑप्शन देखिए, कहता है कि दो क्रमागत संख्या हमेशा अभाज्य होती है, जरूरी थोड़ी है कि अभाज्य हो। 48 और 49 दो क्रमागत संख्या है, ये प्राइम नंबर थोड़ी है। 48 देखो 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 49 7 से भी कटता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। विषम संख्या एक विषम है एक सम है, ये भी गलत है। सम संख्या एक सम है दूसरी विषम है, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या हमेशा कैसी होती है? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है दो अंकों की सबसे बड़ी और दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे बड़ी और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। अभाज्य संख्या आपको मैंने बता दी थी, याद हो तो, क्या होती है? जो या तो खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी, बस काट सकता है तो ही काट सकता है, तीसरे की इतनी औकात नहीं जो हमको काट दे। तो वो संख्या कैसी? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की संख्या, एक तो सबसे बड़ी एक सबसे छोटी। तो देखने में तो दो अंकों की सबसे बड़ी 99 होती है, तो इसको अभाज्य क्यों माने? 11 से भी कट रहा है, 9 जो आए काट के जा रहा है। 98 को अभाज्य क्यों माने? ये भी 2 से कट रहा है। अभाज्य मानेंगे तो किसको मानेंगे? 97 को मानेंगे। शादी करनी है तो किससे करनी है? 97 से करनी है। तो या तो खुद से कटेगी या मुझसे कटेगी, बस। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ठीक है सर, सबसे बड़ी तो पता चल गई। सर एक बार छोटी देख लें। हाँ, एक बार छोटी देख लो, बड़ी देखिए छोटी देख लो। छोटी सबसे छोटी दो अंकों की संख्या वैसे 10 होती है, लेकिन 10 का क्या करोगे? 2 भी काट के चला जाएगा, 5 भी काट के चला जाएगा, इसको नहीं लेना। किसको लेना है? 11 को। या तो खुद से कटती है या फिर हम काटेंगे जाके। तो सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। तो वो कह रहा है इन दोनों को क्या करो? माइनस करो कि इनका अंतर कितने का है। तो 97 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 86। सर आ गया कितना? 86। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 86। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, हाँ इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कहता है जमाना इसके बारे में। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा नजरों का फेर है कि सर क्या दे दिया। वो वाली बात है, दिखाएंगे बड़ी बहन को शादी में देंगे छोटी बहन को।
तो इस धोखे से बचने के लिए क्वेश्चन को समझना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, जब XYZ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनसे डरना नहीं है, यही तो हमारे काम के। देखो XYZ जो क्वेश्चन है कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितना आसानी से क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आसानी से आ जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ा है हमने, तो शुरू की अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, कहां तक? अनंत तक। बताओ सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। इनका टोटल कितना है? x है। इनका टोटल कितना है? x है। फिर वो कह रहा और सभी विषम अभाज्य संख्या, विषम देखो दो ही तो सम है, खाली दो को ही तो छोड़ना है, 3 से जोड़ना स्टार्ट कर दो, 3, 5, 7, 11 सारी सारी आ जाएंगी, कहां तक? अनंत तक। ठीक है सर, इनका योग कितना है? y। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है x माइनस वाई करना है, इनमें से इनको घटाना है, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 11 कट गया, 13, आगे के सारे कट जाएंगे, ओनली क्या बचेगा? 2। तो क्या बचेगा? टोटल अभाज्य संख्याओं में से विषम को हटा देते तो सम ही तो बचेगा, और सम क्या है? ओनली 2। अगर वो कहे सम को घटा देते तो 3 से लेकर सारी अभाज्य संख्या बच जाएंगी, 2 नहीं रहेगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, उसमें भी सोच रहे हैं सर कैसे करें, क्या कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वापस से वही रिपीट हो गया, 2 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ ये बताओ अब, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो दिखने में जितना खतरनाक लगता है, जितना कठिन लगता है, उतनी आसानी से हो जाता है। जितना बड़ा दिखेगा उतनी आसानी से होगा, जितना छोटा दिखेगा उतनी दिक्कत आएगी आपको। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबराना ही नहीं है। ये सोचो ज्यादा बड़ा है क्या, इतना बड़ा MN आ रहा है क्या, ABCD है क्या, अरे यार अभी करके पटक देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जब भी नहीं हो तो बुला लेना फिर हमको। देखिए क्वेश्चन, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, ये चीजें मैंने सारी लिखवा रखी, पिछली वीडियो को एक देख बार के यहाँ कूदना, पीछे का देख करके आगे कूदना, कभी फिर खड़े रहो बीच मझदार में, सर फंस गए अब तो। ये कहता है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, 0 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या होती है 15, उसी को तो m कहा है इसने, ठीक है। n किसको कहा है उसने? 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या, 50 और 100 के बीच की। आपको मैंने लिखवा रखा था कि 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या 15, 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या 25। उसने 50 और 100 के बीच बोली है, तो 50 और 100 के बीच कितनी हो गई? 10। तो देखिए n का मान कितना हो गया? 10। n का मान कितना हो गया? 10। वो कहता है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, 0 और 50 के बीच कितनी हो गई? 15, वो तो हो गई m। 50 और 100 के बीच कितनी हो गई? 10, वो क्या हो गई? n। अब m माइनस n करना है, यानी कि 15 माइनस 10 करना है, तो सर कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे घुमाएगा, हमें घूमना नहीं है, कितना ही घुमा ले, हमें तो क्वेश्चन के बीच में जाना, घूम ले जितना घूमना, आना तो इनमें से ही है, ठीक है। तो वो जितना घुमाएगा आपको घबराना नहीं, वो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा कि बच्चा घबरा जाए, छोड़ दे, और आपको छोड़ना नहीं है। एक बार करने का मन बना लिया तो फिर करके ही रहना उसको, अब वो क्वेश्चन को कितना ही घुमाए, ठीक है। सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या, अब कैसे सर इसको कैसे करें? बिल्कुल आसान तरीका है। अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज और बताई थी कि बहुत अच्छे काम की चीज होती है, वैसे काम की चीजें तो सारी होती है, बुरे काम की तो है ही क्या, मैथ ही अच्छे काम की है, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है, बहुत फायदेमंद होती है। अभाज्य संख्याओं में आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया था मैंने आपसे कहा था कि जो भी अभाज्य संख्या होगी 5 से बड़ी, जिसमें 6 का भाग देना हो, किसका भाग देना हो? 6 का, तो उसमें शेषफल या तो 1 बचेगा, या शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा।
इनके अलावा शेषफल बचता है तो वे अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन हम चेक कर ले, दे दो सब में कितनों का दे दूं, 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का। तो देखते हैं किसमें 1 या 5 बचता है। 6 एकम 6, 4 40, 6 चंग 36, 4 47 और 6 सत्ता 42। ठीक है, कितना बच गया, 4 बचता है सर, नहीं है काम का, 4 बचता है। इसमें दे दो 6 कम 6, 4 बच गया 40, 6 चंग 36, 4 बच गया 49 और 8 छिंग 48, 1 बच गया सर, यही तो चाहिए, वही तो आंसर है जिसमें 1 बचता है। कौन सा आंसर है जिसमें कितना बचता हो, 1 बचता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर 6 का भाग देने पर 1 और 5 बचता है, वो सभी संख्याएं अभाज्य हो, वो सभी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य है उसमें शेषफल 1 बचेगा या फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अगर सर ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए कि आप कह रहे हो कि जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य होगा, तो ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए तो क्या करें। देखो ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए तो उसका फिर एक ही तरीका है अभाज्य संख्या चेक करने, जैसे इसमें आप चेक करेंगे कि कहीं 2 ऑप्शन ना हो जाए तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे जो भी संख्या आपको दी जाएगी तो आप चेक करो कि वो किसके वर्ग के बराबर है, वह संख्या किसके वर्ग के बराबर है। तो वह संख्या जिसके वर्ग के बराबर है उससे नीचे की सभी अभाज्य संख्याओं का आपको भाग देना। आपको क्या करना है, सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का भाग उसमें जाता है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का भाग उसमें चला जाता है तो इसका मतलब आपको वो अभाज्य संख्या नहीं होगी जिस अभाज्य संख्या का भाग चला। एग्जाम के तौर पर चेक किया, आपने चेक किया कि 1009 आ गया सर, 1009 में हमने इसको अच्छे से देखना आगे ये चीज, 6 का भाग दिया, 6 कम 6, 4 बच गया 40, 6 चंग 36, कितना बच गया 4, 49, 8 छिंग 48, 1 बच गया सर, हो सकता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे चेक करो 1003। ठीक है, 6 का भाग दिया, 6 कम 6, 4 बच गया 40, 6 चंग 36, कितना बच गया 4, 43, 6 7 42, सर 1 बच गया, हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करें, 6 कम 6, 4 बच गया 40, 6 चंग 36 41 और 6 चंग 36। ठीक है, तो देखो एक से ज्यादा ऑप्शन जब हो जाए, जब आपका शेषफल या तो 1 बचे या कितना बचे 5, तो उसमें फिर आपको क्या करना है। देखो कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपका डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाए कि सर 6 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है या फिर 5 बचता है, तो आपको क्या करना है, आपके पास अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और कितना 13, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनका आपको क्या करना है, भाग देना है। जैसे ये संख्या है इसमें आप भाग दें, जैसे 5 का 7 का, उसके बाद 11 का या फिर किसका 13 का, तो जिसमें इनका भाग और किसी संख्या का भाग चला जाए, जिस भी संख्या का भाग चला जाए अभाज्य संख्या का, तो वो कैसी संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं। सर ठीक है, आप कहते तो एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे ये संख्या है कि सर इसमें किसका भाग दें, जैसे 1000 कितना है 9, आप भाग दे सकते हो किसका 7 का, कि सर 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर कितना है 1003, इसमें भाग दे सकते हैं किसका 7 का, कि सर इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 1001 है, इसमें भाग दे सकते हैं किसका 7 का। देखो 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 30 7 चौक 28, 2 बच गए 21, 7 21, सर भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं। अब बच गए कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, कि इन ऑप्शनों में 7 का भाग जाता है या फिर 7 का भाग नहीं जाता है। तो 7 का भाग देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। ठीक है सर, आगे अगर हम बात करें किसकी 11 की, तो 11 का यदि हम भाग दें तो 11 का भाग दे करके हम चेक कर सकते हैं। 11 के बाद किसका 13 का, 1009 में 11 का भाग, 1003 में किसका भाग 11 का भाग। ठीक है, अगर जिस संख्या में 11 का भाग चला गया वो अभाज्य नहीं होगी। 11 का नहीं जाता है तो आप किसका दे सकते हैं, 13 का दे सकते हैं। किसका भाग दे सकते हैं, 13 का भाग दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको भाग देते जाना है। भाग देने के बाद
तो ये अभाज्य संख्या अगर आपको पता करनी, या तो 6n वाला रूल काम करेगा, अगर 6n वाला रूल काम नहीं करता तो आपको ऐसे भाग देख करके ही चेक करना पड़ेगा कि सर 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 11 का अगर मान लो 11 का भी दोनों में ही नहीं जा रहा तो फिर किसका, 13 का भाग दे सकते हैं आप। तो 13 का चेक करेंगे सर 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, 13 के बाद अगर 13 का भी चला जाए तो किसका, 17 का। तो इस प्रकार आप किसी भी अभाज्य संख्या को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 11 का भाग दे, 11 99, 1 बच गया 19 सर नहीं जा रहा, 99 और 1 बच गया 13, 11 का नहीं जा रहा। फिर किसका चेक करते हैं सर, 13 का चेक कर सकते हैं। तो 13 का भाग देंगे तो 13 सत्ता 91, 9 बच गया इसमें नहीं जा रहा, 13 सत्ता 91, 9 93, 13 का नहीं जा रहा। फिर किसका दे सकते हैं सर, 17 का दे सकते हैं। 17 पंजे 85, 17 का अगर भाग देते हैं तो 17 पंजे 85, कितना बच गया 15, 153 हो गया। 153 में 17 का भाग जाता है सर कितनी बार, 9 बार। तो इसका मतलब इसमें 17 चला गया तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बच गया, 1009। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000। देखिए इस प्रकार आपको भाग दे करके चेक करना है कि किसका भाग जा रहा है या फिर किसका भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार चेक करना है। आप शुरू का तो पता ही चल जाता है 11 13, तो अभाज्य संख्या जो है उनका यही तरीका है, इसके अलावा आपका और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर भाग देकर कैसे चेक करें। पहली बात, या तो आप 6n वाले से चेक कर लो, अगर उससे 2-3 ऑप्शन बैठ जाते फिर आपका यही तरीका बचता है। आपको ऐसे ही भाग देना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, पहले 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से नहीं होता है फिर भाग देना पड़ेगा। आपको सब में किसका देना है, 6 का देना है। सर 6 का एक साथ, हाँ एक साथ देना है 6 का, 6 का दे देते हैं भाई। देखिए अगर हम 6 का भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या में 2 इतने, आप 6 का भाग, 6 का भाग 2 भाई किस में जा रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको, 6 का भाग, सभी में 6 का भाग देते हैं। तो 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 4 बच गया 40, 6 छंग 36, कितना बच गया 4, 40, 6 छंग 36, फिर 4 बच गया 41, 6 छंग 36, कितना बच गया 5। तो शेषफल 5 बच गया, ये हो सकता है सर। ठीक है, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 4 बच गया 40, फिर 6 छंग 36 40, 6 छंग 36 4 47, 6 7 42, 6 7 42, तो 5 बच गया इसमें। तो 6 से 2 ऑप्शन हो गए, इसका मतलब अब आपको किसी और संख्या का भाग दे करके चेक करना है। अब ये क्वेश्चन आगे आपको करना है कि सर अब किसका भाग दें, 7 का भाग दो, 11 का दो, 13 का दो, 17 का दो, किसका भाग इसमें जाता है। अगर इनका भाग चला गया तो वो अभाज्य नहीं होगी। इन किसी भी संख्या का भाग जिसमें नहीं गया वो संख्या आपकी कैसे हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक चेक करना है आपको, 17 19 तक, बस इनका भाग देना और चेक करना। और इसका तरीका भी यही है, आपको करना भी इसी तरीके से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता देना क्या आएगा। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या आपको बता दिया, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार से। वो कह रहा है n के किस मान के लिए, n का कितना मान रखूं। देखो n का मान 1 से शुरू कर दो आप। जैसे n के किस मान के लिए ये संख्या अभाज्य है, जैसे ऑप्शनों में दे रखा है कि सर 2 रख के देखें। अगर आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं तो 9 हो गया, यहाँ n का मान 2 रखते हैं तो 4 हो गया, 9 में से 4 गया कितना 5। सर ये तो सही है, अभाज्य हो गई। उसको चेक करते हैं, 2 रखते हैं तो 9, यहाँ 2 रखते हैं तो 4, कितना हो गया 13। सर ये भी अभाज्य हो गई। तो किसके लिए सत्य हो गई, 2 के लिए सत्य हो गई। 2-3 क्वेश्चन और है, उनको देख लेते हैं, आसानी से डायरेक्ट आपको आंसर देना है। देखो साफ साफ दिख रहा है, दशमलव के बाद डैश डैश नहीं है, इसका मतलब कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो भी आपको जवाब देना है, कैसा है, डैश डैश है इसका मतलब अशांत है, डैश डैश है इसका मतलब कैसा है, अशांत है। आगे उसने लिखा ही नहीं कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। अगर वो आगे आवर्ती लिखता तो आवर्ती अशांत है, लेकिन उसने सब प्रकार तो पूछा ही नहीं, अशांत है, सीधा कौन सा है, अशांत। 0.5 कैसा है, शांत है, क्योंकि डैश डैश नहीं है तो कैसा हो गया, शांत। 0.5 कैसा है, शांत। तो ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम इनके सम विषम ऐसे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं।
ये कैसा है, देखो रिपीटेशन हो रहा है, अशांत तो है, डैश डैश लगा हुआ है, लेकिन 14, 28, 57, 14, 28, 57 रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि कैसा है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसा है, 41, 42, यानी कि रिपीटेशन नहीं है और अनंत तक जा रहा है, यानी कि है तो अशांत लेकिन कैसा है, अनावर्ती है। जो रिपीटेशन नहीं है वो अनावर्ती, रिपीटेशन होता तो आवर्ती। ये क्वेश्चन अब आपको बताना है, यदि किसी संख्या का दशमलव रूप शांत है तो जो क्यू है वो केवल कैसा हो सकता है, ये आपको बता दिया। शांत वही होता है जिसके बटे में 2 और 5 आ जाए, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा यदि और कुछ आता है तो वो ऑप्शन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, शांत अशांत, भाज्य अभाज्य से अभाज्य को लेकर। आगे हम संख्या पद्धति की और वीडियो लेकर के आपके सामने कल हाजिर होंगे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैथ की गहराई में कूदते जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर हमारी क्लासेज के साथ जुड़ना है तो शुरू की वीडियो को एक साथ देखते चले, आगे आगे जितना देखोगे फिर गहराई में जाओगे, निकल नहीं पाओगे, फिर एक बार मेरे चंगुल में आ गए तो हिलने भी नहीं दूंगा। तो इसलिए शुरुआत से मेरे साथ चले, आपको पता रहे कि सर कहां पर क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो मैं आपको बीच में ले जाऊं फिर करने लग जाऊं फिर कहे सर क्या कर दिया। ठीक है, तो आगे की वीडियो इसका आंसर जो मैंने पूछे वो कमेंट में देना। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।